हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम कर रहे थे द इंटरव्यू। उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था और आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये चैप्टर छोटा ही है ना। चलो, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। उम्बर्टो उम्बर्टो एको या इको, उम्बर्टो इको ये एक राइटर का नाम है। तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर कॉलेज में जो शिक्षक होता है वो प्रोफेसर, जो संडे को नॉवेल्स लिखता है। ओके, तो राइटर भी है और प्रोफेसर भी है। कौन? उम्बर्टो इको। ओके, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको। ये जो है एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी गद्यांश या पद्यांश का एक छोटा हिस्सा, है ना। 2 4 10 लाइनें हैं, 10 में से 4 लाइनें ले ली तो ये इसका एक्सट्रैक्ट हो गया, है ना। तो ये इसका एक्सट्रैक्ट है। किसका एक्सट्रैक्ट है? इंटरव्यू का। किसका? उम्बर्टो इको का इंटरव्यू है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो आपकी बुक के अंदर छपा हुआ है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला। इंटरव्यूई, इंटरव्यू देने वाला। तो इंटरव्यू ले कौन रहा है? मुकुंद पद्मनाभन दे रहा है, ले रहे हैं। कौन है वो? द हिंदू में रिपोर्टर है। उनके पेपर का नाम क्या, अखबार का क्या नाम है? द हिंदू। उबर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science. अब इंटरव्यू ले रहे हैं मुकुंद। अब इंटरव्यू देने वाला कौन है? उम्बर्टो इको। ये कौन है? ये प्रोफेसर है। कहाँ पे है? इटली, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली, जो कि, है ना, जो राइटर होने से पहले, जो लिखना शुरू करने से पहले लक्षण शास्त्र, सेमियोटिक्स का मतलब होता है लक्षण शास्त्र, द स्टडी ऑफ साइंस। साइन मतलब लक्षण, है ना। लक्षण शास्त्र के साहित्य स्कॉलर हैं वो, उसके साहित्यिक व्याख्या और literary interpretation and medieval aesthetic before he turned to writing fiction. फिक्शन का मतलब होता है कुछ काल्पनिक लिखना, हाँ, उपन्यास लिखना, मतलब कुछ भी सोच के कुछ भी काल्पनिक लिखना जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसी कहानी लिखना, है ना। तो वो लिखने से पहले वो क्या है? वो लक्षण शास्त्र, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र, है ना, सौंदर्य शास्त्र, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन विचारों के ऊपर वो बहुत अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके होते हैं। कौन है ये? ये है उबर्टो इको, ये प्रोफेसर। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, essays, children's books, newspaper articles. His written output is staggeringly large and wide-ranging in 1980. साहित्यिक उपन्यास, अकादमिक लेखन, निबंध, एसेस, निबंध, बच्चों की बुक, है ना, पुस्तकें, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर आर्टिकल, समाचार पत्र के लिए लेख, उनके द्वारा लिखित साहित्य अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से स्टैगरिंगली लार्ज, आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत, व्यापक है, विशाल है। वाइड रेंजिंग, जिसकी रेंज बहुत वाइड है, मतलब बहुत विशाल है। इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose. 1980 में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ, जिसकी विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। 10 मिलियन, 1 करोड़, है ना। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। तो जिसकी द नेम ऑफ द रोज जो उनका प्रकाशन हुआ था, जिसके साथ वो बहुत फेमस हो गए थे, जिसकी 1 करोड़ प्रतियां बिकी थी, प्रतियां कॉपीज, जिसकी 1 करोड़ कॉपीज बिकी थी, तो उसके साथ वो ऑलरेडी बहुत सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, है ना। मुकुंद, अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है। मुकुंद जो इंटरव्यू ले रहे हैं, द हिंदू के रिपोर्टर हैं ये, अखबार से, और ये अब क्वेश्चन पूछते हैं। द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। इंग्लिश, ब्रिटिश, अंग्रेजी के जो उपन्यासकार हैं, है ना, और विद्वान, एकेडमिक विद्वान डेविड लोज ने एक बार कहा था, रिमार्क्ड मतलब एक बार टिप्पणी की थी या कहा था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। ही कौन? ये उबर्टो इको के बारे में बात कर रहा है। वो उनके सामने बैठे हैं और ये इधर बैठे हैं मुकुंद, ये इनसे पूछ रहे हैं कि कैसे
एक बार डेविड लॉज ने कहा था, कैसे एक ही आदमी इतने सारे काम कर सकता है, मैं समझ नहीं सकता कि किस तरह एक ही आदमी इतने काम कर सकता है जैसे कि वह करता है। वह कौन? उम्बर्टो इको। अब इको जवाब देते हैं वापस, है ना। तो इंटरव्यू चल रहा है। मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर लेने का सिर्फ एहसास कराता हूँ। इम्प्रेशन, सिर्फ एहसास कराता हूँ। बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। पर अंत में कन्विंस्ड, मैं संतुष्ट हूँ कि हमेशा वही एक चीज करता रहता हूँ। मतलब आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास होता है, मैं इस चीज से संतुष्ट हो जाता हूँ कि मैं वही तो काम कर रहा हूँ, नया क्या कर रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो रोज करता हूँ। विच इज, मुकुंद ने बोला, वो क्या है, वह कौन सी चीज है ना। आह, अब इको जवाब देते हैं, आह नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ओ, ये आपने क्या पूछ लिया, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने कि वो कौन सी चीज है जो आप लोगों को लगता है कि बहुत सारी करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक ही एक चीज कर रहा हूँ। तो मुकुंद कहते हैं, वो कौन सी चीज है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। तो वो बोलते हैं, वो कौन सी चीज है जो आप एक ही चीज है जो आप करते रहते हो। ओ, ये समझना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। मेरी कुछ दार्शनिक इंटरेस्ट है, कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और उन्हें मैं अपने शैक्षणिक कार्य और उपन्यासों के माध्यम से पाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मेरे जो शौक है वो मेरा जो करियर है ना, उसी के द्वारा मैं अपने शौक पूरे करने की कोशिश करता हूँ। मेरा शौक है नॉवेल्स लिखना और प्रोफेसर मैं हुई, है ना। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ ये लिख लेता हूँ, तो मुझे लगता है तो ये दोनों तो मैं एक ही काम कर रहा हूँ। अब पढ़ाने के साथ साथ कुछ कुकिंग का काम कर रहे हैं, कोई डांसिंग का कर रहा है या एक्टिंग कर रहे होते तो कुछ अलग ही होता है, लेकिन ये तो सेम ही चीज है। नॉवल पढ़ना, नॉवल लिखना, फिर बच्चों को पढ़ाना, ये तो एक ही काम हो गया, है ना। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। और यहाँ तक कि मेरी जो बुक है बच्चों के लिए, वो किसके ऊपर आधारित है? अहिंसा और शांति। नॉन वायलेंस का मतलब हिंसा, नॉन वायलेंस अशांति, पीस यानी शांति। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। अब इसमें आप लोग, तो इस तरह से आप देखोगे कि ये तो वही गुच्छा है जो मैं बच्चों को नॉन वायलेंस, अहिंसा और शांति की बातें कर रहा हूँ। तो ये तो सारी किताबें और सारा मेरा काम एक ही चीज हो गया। क्या हो गया? एथिकल, नैतिक, और फिलोसॉफिकल, दार्शनिक इंटरेस्ट, रुचियों का गुच्छा। तो मेरे ये जो काम है वो सब सेम ही तो है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, अब मेरे पास एक रहस्य है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या आपको पता है अगर इस खाली जगह जो है, इस ब्रह्मांड में जो खाली जगह है उसको अगर हम निकाल दें, एलिमिनेट करना, हटाना, निकाल दें, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स। हर एक चीज, जैसे साइंस में हमने पढ़ा है ना, हर एक चीज किससे बनी है? बनी है अणु से बनी है। सारी चीजें किससे बनी है? अणु। और अणु से भी छोटा क्या है? परमाणु। तो सारी चीजें परमाणु से बनी है ना। एटम, परमाणु। तो सारी चीजें परमाणुओं से बनी है ना। तो जितने भी स्पेसेस हैं, परमाणुओं के बीच में जितने भी खाली जगह है, उनको अगर अपन निकाल दें तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फीस्ट। तो यूनिवर्स का आकार कितना हो जाएगा? मेरी मुट्ठी जितना हो जाएगा। अगर खाली जगह को निकाल दे तो ये तो मेरी मुट्ठी जितना ही हो जाएगा ना। इसके अंदर खाली जगह है इसलिए इतना बड़ा लग रहा है ब्रह्मांड, है ना। इसमें से अगर परमाणुओं के बीच में जो खाली जगह है उसको निकाल दें तो उसका साइज कितना हो जाएगा? माई फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, मेरी मुट्ठी जितना हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अवर लाइफ्स। हमारी जिंदगी में भी ब्रह्मांड की तरह बहुत सारी खाली जगह है। आई कॉल दैम इंटरस्टिक्स, interstices. Say you are coming over to my place. You are in an elevator and while you are coming up I am waiting for you. अब देखो, वो अब उसको समझाना शुरू करते हैं कि कैसे खाली जगह का हम यूज करते हैं, है ना। मान लो आप मेरे घर आ रहे हो, है ना। इलेवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। जो लिफ्ट होता है ना दुकानों में लगी होती है ऊपर जाने के लिए, इलेवेटर, उसको इलेवेटर बोलते हैं। मान लो आप मेरे घर आ रहे हो और आप लिफ्ट में हो। जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू। दिस इज एन इंटरस्टेसिस, एन एम्प्टी स्पेस। तो ये क्या है? ये खाली जगह है। तो जब आप ऊपर आ रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बैठा ही हूँ, खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। तो बस, तो जो मुझे खाली समय मिलता है मैं उनमें काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यू,
लिफ्ट टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, मैं जब आपका वेट कर रहा होता हूँ लिफ्ट से, जब आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आ रहे होते हो, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तब तक मैं एक लेख अखबार के लिए आर्टिकल लिख कर ख़त्म कर चुका होता हूँ, मतलब उस टाइम को यूज़ कर चुका होता हूँ। लाफ्स, और वो इतना बोल के हंसते हैं। मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, हर कोई इंसान ये नहीं कर सकता, है ना। इतने छोटे छोटे जो हमारा समय होता है उसको कोई भी आपकी तरह यूज़ नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। अब वो बोलता है, आपके अकाल्पनिक जो उपन्यास हैं, जो लेखन है और विद्वतापूर्ण लेखन में एक खास विनोदपूर्ण और व्यक्तिक गुण है, मतलब बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और आपका व्यक्तिक गुण है उसके अंदर। इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल which is invariably depersonalized and often dry and boring। ये जो नियमित अकादमिक शैली से स्पष्टता हटकर है, जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल चलता है ना लिखने का, कुछ पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है कि इसी तरह लिखना चाहिए, ये आपका है जो आपने लिखा है वो तो इससे बिल्कुल अलग है, हटकर है, जो निश्चय ही निर्वैयक्तिक तथा अक्सर शुष्क और उबाऊ है, और ये क्या है, बोरिंग है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू। तो आपने इसको जानबूझकर अनौपचारिक मार्ग चुना था। अनौपचारिक का मतलब, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, है ना। तो ये अनौपचारिक मार्ग आपने जानबूझकर चुना है, या ऐसी कोई चीज है जो स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त हो गई है, या फिर नेचुरली आपके अंदर आ गई थी, या फिर ये आपने जानबूझकर किया कि जो स्टाइल इतने टाइम से जिसको लेखक सब फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो ना करके मैं तो अपनी मर्जी से लिखूंगा, ये ऐसे, है ना, समझ लो। जैसे ये फॉर्मेट है कि सब ऐसे लिखेंगे, ये है स्टाइल। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो ऐसे लिखूंगा, ये वाला, मैं तो ये अपनाऊंगा। तो ये बोल रहे कि आपने जो इसको अपनाया है, क्या ये ऐसे ही जानबूझकर किया है कि नेचुरली आपने ऐसा कर दिया, मतलब पता ही नहीं चला और हो गया। अब इको जवाब देते हैं। व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, जब मैंने अपना फर्स्ट, है ना, पहला डॉक्टर संबंधी शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, तब एक प्रोफेसर ने कहा था, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वे बहुत सारी झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं, हाइपोथेसिस, झूठी परिकल्पनाएं। देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड, फिर वो उसको सही करते हैं, और फिर लास्ट में एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और वो बाद में इसके निष्कर्ष निकालते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन आपने, ये उसने जो बताया, ये वो तरीका था जो लोग करते हैं। You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors। लेकिन उल्टा आपने क्या किया, पहले अपने शोध की कहानी सुनाई, यहाँ तक कि आपने जो प्रयास किए उसके लिए, है ना, ट्रायल्स एंड एरर्स। ट्रायल्स मतलब आपने जो प्रयास किए कि किस प्रकार आपने ये शोध किया, और एरर्स जो उसमें गलतियां की आपने, प्रयास और सफलताओं को भी शामिल किया है आपने अपने किताब के अंदर, जबकि लोग कोई बताते नहीं है। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक, और अंत में उसी समय उसने जाना कि मैं सही था और मेरे शोध प्रबंध को एक पुस्तक के रूप में, एक बुक के रूप में प्रकाशित करवाया। विच मीन्ड ही अप्रिशिएटेड इट, इसका मतलब उसको मेरा आइडिया पसंद आया, मतलब मैं जो कर रहा था सबके विपरीत जाके कुछ नया इनोवेटिव, वो उनको पसंद आया। एट द पॉइंट एट द एज ऑफ 22, उस समय 22 साल की उम्र में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। विद्वतापूर्ण, मैं समझ गया कि विद्वतापूर्ण पुस्तकें उसी तरह लिखी जानी चाहिए जिस तरह मैंने लिखी थी। मैंने जो तरीका अपनाया था वो सही था, जो लोग अपनाते थे वो सही नहीं था, है ना। इसके कहने का मतलब है जो मैंने जो ट्राई किया था, जो तरीका अपनाया था वो सही था। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, रिसर्च की स्टोरी के किस तरह आपने रिसर्च किया, ये स्टोरी सबको पता होनी चाहिए, है ना। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट, इसलिए मेरे जो निबंध होते हैं वो हमेशा कथात्मक पहलू के होते हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि कोई कथा है, मेरे जो निबंध होते हैं। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स, यानी नॉवेल्स, इसलिए संभवतः मैंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया सो लेट, इतनी देरी से।
एट द एज ऑफ 50 की एज में मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट किया, मोर और लेस, कम या ज़्यादा या इसके आसपास। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist। मेरा जो फ्रेंड था रोलैंड है ना, तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, कुंठित रहता था, क्योंकि वो निबंधकार था। एसिस्ट का मतलब निबंधकार। वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, कुंठित रहता था, खुश नहीं था कि यार मैं तो निबंधकार हूँ, मैं तो निबंध लिखता हूँ, एंड नॉट अ नॉवलिस्ट। मैं उपन्यास नहीं लिखता, मैं उपन्यास नहीं लिख पाता, मैं उपन्यासकार क्यों नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मैं निबंधकार क्यों हूँ। आई वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। वो क्या करता, किसी न किसी दिन रचनात्मक लेखक करना चाहता था, परंतु ऐसा करने से पहले ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ही डाइड, वो उसकी डेथ हो जाते, और वो उपन्यासकार नहीं बन पाया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैं इस तरह की कुंठा का कभी अनुभव नहीं करता, मुझे कभी कुंठा महसूस नहीं होती। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट। मैंने कोई सोच समझ के नॉवल लिखना स्टार्ट नहीं किया था। वो इतनी टेंशन ले रहा था, अरे मैं नॉवल कब लिखूंगा, मैं नॉवलिस्ट कब बनूंगा, इसमें सोचना क्या है ना, इतनी कुंठा लेने की क्या जरूरत है। मैंने जो नॉवल लिखना स्टार्ट किया, मैंने सोच के नहीं लिखा था, ये तो ऐसे ही हो गया एक्सीडेंटली, है ना, अचानक, संयोग बस। एक्सीडेंट मतलब संयोग बस हो गया, सब हो जाता है संयोग बस। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। मेरे पास एक दिन कुछ करने के लिए काम नहीं था, मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने नॉवल लिख दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। उपन्यासों ने संभवतः कथा कहने की मेरी रुचि को संतुष्ट किया। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, नॉवेल्स की बात करें, उपन्यासों की बात करें, फ्रॉम बिगिनिंग अ फेमस एकेडमिक you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, एकेडमिक, एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने से लेकर आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद शानदार तरीके से क्या हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे। स्पेक्टिकुलरली फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स। जो आपके अकादमिक काम है, अकादमिक कार्य, रिसर्च वगैरह है, उनके अलावा आपने क्या किया है, 20 रिटन 5 नॉवेल्स, आपने 5 उपन्यास लिखे हैं। वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और उसमें से 20, आपने कम से कम 20 विद्वतापूर्ण उपन्यास से तर लेखन के साथ साथ अपने 5 उपन्यास लिखे हैं। इको बोलते हैं, अरे 40 है, 20 नहीं है 40। ओवर 40, मुकुंद, अरे ओवर 40, 40। अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स। तो वो बोलते हैं अरे 40 से ज़्यादा हैं। 40 से ज़्यादा, उनमें एक लक्षण शास्त्र पर किया गया प्रभावशाली लेखन कार्य है। But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist। लेकिन अगर किसी को पूछा जाए, किसी को आपका नाम अगर बोला जाए उम्बर्टो इको, तो वो बोलेंगे अरे वो तो उपन्यासकार है। Does that bother you? तो क्या ये चीज़ आपको परेशान करती है कि लोग आपको उपन्यासकार कहते हैं, जबकि आप इतने फेमस प्रोफेसर हैं, आपने इतने सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, लेकिन वो कोई नहीं जानता, आपको सब उपन्यासकार के तौर पर जानते हैं। तो ये चीज़ आपको परेशान करती है। उमर्टो इको, यस, हाँ करती है। बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। लेकिन मैं अपने आप को सबसे पहले एक शिक्षक मानता हूँ, एक प्रोफेसर समझता हूँ, राइटर बाद में हूँ मैं। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, मैं तो सिर्फ संडे को नॉवल लिखता हूँ और लोग मुझे नॉवलिस्ट के नाम पे जानते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ये बात लोगों को नहीं पता, और मैं संडे को नॉवल लिखता हूँ तो ये बात लोगों को पता है, तो वो मेरे को नॉवलिस्ट समझते हैं। तो ये चीज़ मुझे परेशान करती है। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, जो शैक्षणिक अकादमिक कॉन्फ्रेंसेज होती है मेरे कॉलेज के, है ना, सम्मेलन होते हैं, उनमें मैं भाग लेता हूँ। नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, जो राइटर्स की बैठ के होती है लेखकों की, उसमें मैं नहीं जाता कभी, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो ऐसे ही संडे को नॉवल लिखने बैठ जाता हूँ बस। लेकिन लोग मुझे नॉवलिस्ट के तौर पर ज़्यादा जानते हैं और प्रोफेसर के तौर पर कम। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। मैं स्वयं को अकादमिक व्यक्ति यानी शिक्षा से संबंधित शिक्षक, मैं शिक्षक ज़्यादा समझता हूँ अपने आप को, लेकिन लोग मुझे उपन्यासकार समझते हैं। बट ओके इफ दे, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, हैव रेड ओनली द नॉवेल्स। कोई बात नहीं, ज़्यादातर लोगों ने आपके नॉवल ही पढ़े। अब रिसर्च के पेपर तो हर कोई थोड़ी पढ़ेगा, नॉवल तो कोई भी पढ़ सकता है।
अब इंग्लिश के ऊपर कुछ लिखेंगे तो वो तो इंग्लिश के स्टूडेंट पढ़ेंगे, है ना। हिस्ट्री के ऊपर कुछ लिखेंगे तो सारे थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो हिस्ट्री के बच्चे पढ़ेंगे। बायोलॉजी के ऊपर कुछ लिखेंगे तो वो तो सिर्फ बायोलॉजी के बच्चे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन नॉवल तो सब पढ़ते हैं। लाफ्स एंड श्रग्स, श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना, है ना, वो हंसते हैं और कंधे उचकाते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्ज ऑडियंस, मुझे पता है कि मैं उपन्यास लिख के ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंच सकता हूँ, ज़्यादातर लोग पढ़ेंगे नॉवेल। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद द स्टफ ऑफ सेमियोटिक्स, अब लक्षण शास्त्र को कौन पढ़ेगा, है ना। मैं ये आशा नहीं करता कि लक्षण शास्त्र के लेखन से मेरे 10 लाख पाठक होंगे, वो तो उपन्यास से ही होंगे, लक्षण शास्त्र तो कौन पढ़ेगा, वो तो वही पढ़ेगा जो जिसका ये सब्जेक्ट है। मुकुंद, अब मुकुंद बोलते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन याद आया है। द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल, आपका जो ये नॉवल है द नेम ऑफ द रोज जो बहुत पॉपुलर हुआ था, ये तो काफी गंभीर प्रकृति का है। इट्स अ डिटेक्टिव yarn at one level but it also delves into metaphysics, theology and medieval history. आपका जो द नेम ऑफ द रोज है वो अत्यंत गंभीर उपन्यास है और इस स्तर पर एक लंबी जासूसी कहानी है। ये डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी, जासूसी कहानी है ना। किंतु यह तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, थियोलॉजी ईश्वर मीमांसा और मध्ययुगीन मिडिवल हिस्ट्री मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में भी जाती है, ये इससे संबंधित भी है। येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन बहुत सारे विशाल पाठकों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया, जबकि ये इन सब से संबंधित है और ये इन चीज़ों की समझ मोस्टली लोगों को नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे पाठक जुड़े थे, बहुत सारे अच्छी प्रतियां बिकी थी उसकी। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, तो फिर क्या आप मतलब चकरा गए कि ये क्या हो रहा है, ये पाठकों ने ये क्यों इतना पसंद क्यों किया ये सब्जेक्ट, तो आपको ऐसा कभी फील हुआ। उम्बर्टो इको, नो जर्नलिस्ट आर पजल्स, पत्रकार होते हैं पजल, तो वो चकराते हैं, मैं नहीं चकराता। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी कौन चकराते हैं, जो बुक को पब्लिश कर रहे होते हैं, वो चकराएंगे कि अरे ये क्या हुआ, हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि इतने सारे लोग इनको पढ़ेंगे। तत्व मीमांसान, ईश्वर मीमांसान, है ना, ये कौन पढ़ता है। लेकिन उस वो बहुत फेमस हो गया था, तो कौन चकराएंगे, पब्लिशर चकराएंगे। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। यह इसलिए होता है कि पत्रकार और प्रकाशक विश्वास करते हैं कि लोगों को कूड़ा, ट्रैश कचरा, कूड़ा, लोगों को कूड़ा पसंद है। वो इसलिए चकराते हैं कि वो सोचते हैं कि लोगों को कूड़ा पसंद होता है, वे कठिनाई से पढ़कर प्राप्त अनुभवों को पढ़ना पसंद नहीं करते। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, सोचो यहाँ पर पृथ्वी पर 6 बिलियन 6 अरब लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, और द नेम ऑफ द रोज की जो है वो कॉपी है 1 से 1.5 करोड़ कॉपीज बिकी थी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, तो इसका मतलब 6 करोड़ में से 1 करोड़, 1 या 1.5 करोड़ कॉपी बिकी, तो इसका मतलब तो मैं बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया हूँ। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये 1.5 करोड़ लोग वो हैं जिनको सब कुछ सरल नहीं चाहिए होता है। ये वो लोग हैं जो गहराई में जाना चाहते हैं, है ना, जो समझना चाहते हैं, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम हमेशा तो उनको सरल नहीं चाहिए, कभी कभी तो चाहिए, चलो 1 2 3 4 हो गया टफ, है ना, गहराई में चले जाए, कभी कभी उनको सरल चाहिए होता है। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, 9 बजे के बाद, रात को डिनर के बाद, वॉच टेलीविजन, मैं टीवी देखता हूँ, एंड वॉन्ट टू सी नीदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, और मैं खुद इस तरह के धारावाहिक देखता हूँ। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट, मैं इसको एन्जॉय करता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन हमेशा नहीं, पूरे दिन नहीं। मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history that, अब मुकुंद आगे पूछता है, क्या इस उपन्यास की बड़ी सफलता का इस तथ्य से कुछ लेना देना है कि इसमें मध्ययुगीन इतिहास की चर्चा है, जो कि वो इतना बोलते हैं तो उबंटो इको बीच में बोल जाते हैं। दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, मैं अधिकतर चीनी बुद्धिमानी आदमी की तरह कहानी सुनाता हूँ।
माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक, मेरी एक अमेरिकन जो पब्लिशर है, बुक प्रकाशक, उसने कहा था कि उसे मेरी पुस्तक बहुत पसंद थी. शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपी इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन. अब चूंकि वो अमेरिका की प्रकाशक थी, उसने कहा कि मेरी पुस्तक उसे बहुत पसंद थी. 3000 कॉपी से ज़्यादा बिकने की ऐसे देश में उम्मीद नहीं की थी जहाँ किसी ने चर्च नहीं देखा हो या लैटिन नहीं पढ़ा हो, है ना. सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए मुझे 3000 रुपये का एडवांस कॉपीज का एडवांस मिला. उनको पता था कि 3000 से ज़्यादा बिकेगी नहीं, है ना. जिसने बुक पब्लिश की थी, जो प्रकाशक था, उसने बोला कि सर यहाँ पे तो जो आपकी बुक है वो 3000 से ज़्यादा कॉपी नहीं बिकेगी, तो आप 3000 का एडवांस ले लो. बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस. लेकिन अमेरिका में उसकी 20 से 30 लाख कॉपी बिकी थी. जो सोच भी नहीं सकते, कहाँ 3000 और कहाँ 20 से 30 लाख, है ना. तो रीडर्स का पता नहीं चलता है, लोगों का पता नहीं चलता है कब कहाँ उनको क्या पसंद आ जाए, है ना. अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट फॉर फार बिफोर माइन. मेरी पुस्तक से पहले मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी थी. आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री. मेरे को भी बहुत अचंभा हुआ, बहुत आश्चर्य है और ये रहस्य है कि कैसे वहां पे 3000 कॉपी मुश्किल से बिकने वाली थी, वहां पे 20 से 30 लाख कॉपीज बिकी. ये एक क्या है, रहस्य है. नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट. कोई किसी का अनुमान नहीं लगा सकता कि कब कहाँ कौन किसको क्या पसंद आ जाए. आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने 10 साल पहले लिखी होगी द नेम ऑफ द रोज, और 10 years लेटर, और 10 साल बाद लिखी होती या 10 साल पहले लिखी होती, इट वुडेंट हैव बीन द सेम. तो आज जो इसकी प्रतिक्रिया है, लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही, जो भी है, वो उससे बिल्कुल अलग होता. वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री. उस वक्त क्यों ये इतनी फेमस हुई, ये एक रहस्य है. ओके, तो चलो, ये अपना एंड है, यहाँ पे चैप्टर हो चुका है फिनिश. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस. ओके, सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस इसमें नहीं है. चलो, ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8. ओके, चलो, बाय.